नमस्कार। अनुज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो हमने अ, पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स हैं। जैसे हमने बात करी थी विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देशों के बारे में बात करी। आज हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम। इन 5 पॉइंट्स की हमें इसमें बात करें। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमें समझना है कि नेशनल इनकम है क्या और इनकम कितने प्रकार की होती है और सरकार राष्ट्रीय आय का मापन क्यों करती है और पर कैपिटा इनकम क्या है। जो हमने पिछली वीडियो में लिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, यानी क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार लिए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो 3 प्रकार लिए थे हम। अब इन 3 प्रकार का यूज क्यों किया गया, इनको क्यों 3 प्रकार से गवर्नमेंट ने अर्थव्यवस्था में बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी नेशनल इनकम है यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है पहले समझते हैं, फिर नोट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय होती है, इसका अर्थ होता है किसी दी गई समय अवधि में किसी राष्ट्र की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर समझिए, किसी दी गई समय अवधि में, किसी दी गई समय अवधि में किसी राष्ट्र की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ रेफरेंस टाइम पीरियड। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का मापन हमेशा एक वित्तीय वर्ष में होता है। वित्तीय वर्ष आपका चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, लेकिन वो आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। दूसरा होता है कैलेंडर ईयर, जो चलता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो हमने बात करा कि एक दी गई समय अवधि कितनी बताई मैंने आपको, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल जो आपकी है, ये जो टाइम है कि 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च का समय है, इसके बीच में किसी राष्ट्र की जो आय होती है उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम, यानी उस देश की राष्ट्रीय आय ने किसी दी गई अवधि में, किसी दी गई समय अवधि में किसी राष्ट्र की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका मापन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी वित्तीय वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से आता है कि सरकार जो होती है राष्ट्रीय आय का मापन क्यों करती है। गवर्नमेंट, पहला पॉइंट, गवर्नमेंट सोचती है, इसका फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। गवर्नमेंट क्या सोचती है कि जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है, क्या वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय वह देश की पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। वर्तमान राष्ट्रीय आय देश की जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट। दूसरा, क्या देश के रिसोर्सेस का, क्या देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो रहा है। तीसरा पॉइंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट किसका मापन करती है? राष्ट्रीय आय। तो पहला मैंने क्या बताया था कि क्या जो प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय आय है वह देश के पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है या नहीं। दूसरा पॉइंट, क्या देश के संसाधनों को ऑप्टिमम यूज हो रहा है। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग एंड शेविंग के लिए गवर्नमेंट किसका मेजर करती है, किसको मेजर करती है? राष्ट्रीय। तो उम्मीद करता हूं तो समझ चुके हैं। अभी हमने समझा था कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि सरकार राष्ट्रीय आय का मापन क्यों करती है, वाई गवर्नमेंट मेजर नेशनल इनकम। इन दोनों, इसके मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको, और उस एक वित्तीय वर्ष बताया था, एक कैलेंडर ईयर बताया था, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर बताया था। फिर हमने एक डेफिनेशन यानी मीनिंग की बात करी थी कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। इसको यहां से लिखते हैं, लिखकर समझते हैं। अब आप बिल्कुल समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इसका अर्थ होता है कि दी गई
समय अवधि में किसी राष्ट्र की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ चुके कि है क्या। तो मैंने कहा था कि किसी दी गई समय अवधि की हमने बात करी थी, जो हम यहां से ईयर लेकर चलते हैं इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हिंदी में इसको कहते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जो चलता है आपका, वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। कितना चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होगी, किसी देश की जो आय होगी, यानी किसी देश की जो किसी राष्ट्र की जो आय होगी, वही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ठीक है, तो इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ रेफरेंस टाइम पीरियड, जो कि इसको कैलकुलेट, इसको मेजर करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, जो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर आपका चलता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। अब पॉइंट यहां से आता है कि सरकार क्यों राष्ट्रीय आय का मापन कर दे। सरकार राष्ट्रीय आय का मापन क्यों करती है? ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो यहां पॉइंट डालते हैं कि सरकार राष्ट्रीय आय का मापन क्यों करती है। तो पहला मैंने पॉइंट बताया था कि जो प्रेजेंट नेशनल इनकम किसी देश की जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। क्या प्रेजेंट जो नेशनल इनकम है वह देश की जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है? दूसरा हमने बात करा था यहां से कि क्या देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो रहा है। तीसरा हमने बात करा था सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग की। तो तीनों बात आप समझ रहे हैं कि है क्या। तो हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम की। तो अब जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो सारी चीजें यहां पर मैंने नोट करा दी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि जब भी आप कभी पढ़ाई करें तो सबसे पहले उस चीज को अच्छी तरीके से समझें। अब जैसे ही अगर आपको वो चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाती, फिर उसके बाद आप उसके नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस में बनाइए पूरा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे नोट्स और पूरी किताब में कोई डिफरेंस नहीं रहता, मतलब पूरा उसको बुक बना देते हैं पूरी, ऐसे नोट्स बना नहीं। हमें नोट्स बनाने हैं सिनॉप्सिस फॉर्म, छोटे छोटे कीवर्ड्स को पकड़िए फिर नोट्स बनाए, ताकि क्या होगा, समय पर आप उसको जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से बात करा कि नेशनल इनकम क्या है। को नेशनल इनकम किसी दी गई समअवधि में किसी राष्ट्र की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, जिसको मापा जाता है, इसका मेजर किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। क्यों मापा जाता है, वाई, ये पॉइंट बहुत है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने बताया था कि प्रेजेंट जो नेशनल इनकम है देश की जनसंख्या की सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट, क्या देश के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो रहा है। तीसरा पॉइंट, सेविंग, बचत, इन्वेस्टमेंट, निवेश, फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए गवर्नमेंट किसका यूज करती है, आपके नेशनल इनकम का।
अब पॉइंट आता है कि इनकम कितने प्रकार की होती है। अब एक पॉइंट यहां से और समझिए, इस सफिशिएंट को सर्वाइवल के, इसको लेते हैं यहां से सफिशिएंट, नीचे ले लेते हैं ताकि हम वहां पर बात करते हैं इनकम की। ठीक है, हम यहां से इनकम को दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो आपका अर्न, EARNED अर्न, दूसरा आपका नॉन अर्जित आय, अर्जित, इसको कहते हैं अनार्जित इनकम। इनकम हमने यहां से क्या करा कि जो हमारी आय है उसको हमने दो प्रकार से बांटा, एक तो अर्न यानी अर्जित आय, दूसरा बटा नॉन यानी अनार्जित आय। अब अर्जित आय क्या होती है कि अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो किसके द्वारा, किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जिसको अर्न किया गया, यानी इसको लिख लेते हैं कि अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक, पहला पॉइंट। ठीक है, अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां आता है कि अर्नड बाय नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसको नॉट नहीं, यानी किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा इसको प्राप्त या अर्जित नहीं किया जाता, उसको कहते हैं अनार्जित आय। ठीक है, जैसे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं, एक तो आता है लैंड, दूसरा आता है लेबर, तीसरा आता है कैपिटल, और नेक्स्ट आता है इंटरपिनिटिव। लैंड का हमेशा दिया जाता है रेंट, लेबर को दी जाती है हमेशा वेजेस, और कैपिटल पे दिया जाता है हमेशा इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर हमेशा क्या चाहता है, प्रॉफिट। यही होता है FOP, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे देखिए, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए किसी के पास भूमि है और उसने क्या दिया हमें, किराया, तो उसको कौन सी आय कहते हैं, अर्जित आय कहते हैं। दूसरा लेबर, किसी श्रमिक ने काम किया, आपने उसको क्या दी, सैलरी या वेजेस यानी मजदूरी, तो वो क्या होगी, आपकी अर्जित आय होगी। तो जो अर्न इनकम होती है, अर्जित आय होती है, इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है इसमें, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन अनार्जित आय में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, जो अर्जित आय होती है आपकी, ये मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आएगी। ठीक है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है कब आ जाए। ठीक है, जैसे फिर समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो इनकम होती है उसको दो प्रकार से हमने यहां से बांटा, एक तो आपका अर्न इनकम यानी अर्जित आय, दूसरा हमने बांटा नॉन अर्न इनकम यानी अनार्जित आय। मैंने कहा अर्न इनकम क्या होती है, अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्जित की गई, जैसे लैंड का मिला रेंट और लेबर को दी गई वेजेस। अब इसमें जो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न नहीं की गई है वो कौन सी इनकम कहलाती है, नॉन अर्न इनकम कहलाती है। ठीक है, अर्न इनकम जो होती है, अर्जित आय जो होती है, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, और अनार्जित आय में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। अर्जित आय की बात करते हैं मंथली, क्वार्टरली और ईयरली आ सकती है, और अनार्जित आय की बात करते हैं इसका पता नहीं है कब आए। ठीक है, जिसमें हमने बात करा था रेंट हो गया आपका, वेजेस हो गया आपका, जिसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल ये रख देते हैं। ठीक है, आपका रेंट है एग्जाम्पल, वेजेस है आपका, इंटरेस्ट है आपका, और आपका प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें आपका आती है आपकी रिश्वत, नेक्स्ट आता है सेल ऑफ ओल्ड गुड्स, ये क्या होगा इसके एग्जाम्पल, और ये इसके एग्जाम्पल। तो दोनों बात समझ चुके हैं।
कि अर्जित आय और अनार्जित आय क्या होती है। इसका एग्जाम्पल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसका एग्जाम्पल है रिश्वत एंड सेल ऑफ ओल्ड गुड्स। मतलब रिश्वत तो कभी दी जा सकती है, कभी भी। ओल्ड गुड्स मतलब पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी जो वस्तुएं हैं, उनको कभी बेचा जा सकता है, उनसे कभी पैसा आ सकता है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं हुई, क्या उसको मंथली, क्वार्टरली और ईयरली पैसा आगे बेच के नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा हमने कमाया नहीं कमाया। तो यही होता है अर्जित आय और अनार्जित आय। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि पीसीआई प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। देखिए उस चीज की बात करते हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय होता है टोटल पॉपुलेशन को नीचे रखते हैं और ऊपर रखते हैं नेशनल इनकम। देखिए फॉर्मूला कितना बढ़िया बना। अब यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि साहब आपने नेशनल इनकम क्यों रख दी यहाँ पे, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में यह फॉर्मूला बताया था कि पीसीआई निकालने का तरीका क्या है। अब यहाँ मैंने इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी राष्ट्र की जो आय है, कोई समय अवधि, किसी राष्ट्र की जितनी जो आय है उसको उस राष्ट्र की जनसंख्या से भाग कर देते हैं, और जैसे ही भाग करते हैं वैसे ही एक व्यक्ति की आय निकल जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास जो नेशनल इनकम है इसको हमने मान लिया 100 और पॉपुलेशन कितनी है 20। तो जो पीसीआई निकल कर आया तो वो कितना निकल कर आया, 20 पंजे 100, मतलब एक आदमी को 5 रुपए मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा कि नेशनल इनकम को हमने यहां से माना 100, पॉपुलेशन कितनी मानी 20। जैसे ही हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, यानी 100 को हमने 20 से भाग दिया तो हमारे पास 20 पंजे होता है 100, यानी पीसी यानी प्रति व्यक्ति है कितना निकल कर आ गया 5। तो यही होता है तरीका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या करा, इकोनॉमी को 3 सेक्टर में क्यों डिवाइड किया। सबसे पहला इनपुट, इनपुट और आउटपुट जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी चलिए यहां लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने कहा कि जो 3 सेक्टर हैं उसको पहला इनपुट और आउटपुट एनालिसिस के लिए, दूसरा पॉइंट जो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी है इसके लिए, पर पर्सन इनकम क्या है इसके लिए, ठीक है। और पर पर्सन इनकम या इसको लिख सकते हैं पीसीआई, ठीक है। पर पर्सन आपका, या ऐसे लिख सकते हैं उसको, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 सेक्टर में बांटा, जो कि आपका था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको तीन तरीके से विभाजित किया कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है। इसीलिए ईच सेक्टर को क्या किया, डिवाइड किया कि। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें यूज ऑफ रिसोर्सेस, एक पॉइंट और लिख लो, और दूसरा लिख लेते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस जानने के लिए पर पर्सन प्रोडक्टिविटी क्या है, पर पर्सन इनकम यानी पीसीआई क्या है, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट को जानने के लिए यूज ऑफ रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को जानने के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, इन सभी के बारे में गवर्नमेंट ने ईच ऑफ सेक्टर को 3 सेक्टर में इसलिए डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मैंने आपसे कहा प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और जो टर्सरी सेक्टर होता है उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में तीनों सेक्टर में से जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो अपने टर्सरी सेक्टर का है। हमने बताया था इसको
कितना है आपका 53%। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम इस समय इस चीजों की बात कर रहे हैं। अब यहां से हमारा पॉइंट आता है कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पीसीआई। अभी हम केवल इनकी फुल फॉर्म लिखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझेंगे। जैसे अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी, जीडीपी को कहते हैं आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने जीडीपी को कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी को हमने कहा ग्रॉस, एनडीपी को कहा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी को कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और पीसीआई के बारे में मैंने बताई, ऊपर दिया कि पर कैपिटा इनकम। तो सभी चीजों के बारे में हमने बात करी थी कि ये आखिरकार हमारे पास है क्या, ठीक है। हमने आपके लिए बताया था कि जीडीपी हो, चाहे एनडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे एनएनपी हो, चाहे पीसीआई हो सकता है, इनको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल कंप्लीट ही कर लें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट ही हम इसको कर लेते हैं। तो आप समझिए एक बार फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है कि जीडीपी बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बराबर होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी बराबर नेट नेशनल प्रोडक्ट, और पीसीआई होता है पर कैपिटा इनकम। जितनी भी चीजें मैंने आपको आज जो बताई, सारी चीजें सोचता हूँ या उम्मीद करता हूँ या एक आशा लगाता हूँ कि यह सारी चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चाहे आपका प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, विकसित अर्थव्यवस्था हो, विकासशील अर्थव्यवस्था हो, अविकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन हो, चाहे इकोनॉमी का मीनिंग एंड डेफिनेशन हो, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे पीसीआई हो आपका, चाहे इनकम के दो टाइप हो, अर्जित और अनार्जित, ठीक है। ये जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ में आ रही हूँ। तो अगर वीडियो मेरे भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड कर दीजिएगा, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे भाई इतना ही रहने देता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वो मिलेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आखिरकार है क्या और कैसे इसको एक ग्राफ के थ्रू अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।